हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो बेसिक इंट्रोडक्शन है ओरेकल का पार्ट 2 आर्किटेक्चर का, जो हमने डिस्कस किया था। आर्किटेक्चर का पहला वीडियो जो है वो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो फेसबुक पेज है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको स्टूडेंट को देनी होती है, तो हमारे पास में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देने का कोई जरिया नहीं है। तो फेसबुक पेज पे हम लोग अपडेट कर देंगे कि कौन सा नया वीडियो हमको डालना है, कौन सा वीडियो अपलोड होने वाला है, तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी वहाँ रहेगी, ताकि आप लोगों को परेशान ना होना पड़े। अच्छा, ओरेकल का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ओरेकल डेटाबेस का बेसिक देख लेते हैं थोड़ा सा। डेटाबेस जो ओरेकल का था, इसके बेसिक दो पार्ट थे। दो पार्ट की अगर हम बात करें तो पहला पार्ट था इंस्टेंस का, दूसरा पार्ट था डेटाबेस का। इंस्टेंस वाला जो पार्ट था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है ओरेकल पार्ट 1 में। डेटाबेस 1 जो है, डेटाबेस पार्ट जो है वो पार्ट 1 में कवर नहीं हुआ है, तो डेटाबेस वाला पार्ट देखेंगे हम। इंस्टेंस का अगर हम देखें तो इंस्टेंस का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कवर हो चुका है पूरा का पूरा। प्रोसेस वाले जो ये पार्ट बचे हुए हैं, ये वाले पार्ट हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रोसेस वाले पार्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस बची हुई है, उसके बाद डेटाबेस वाला देखते हैं। ओरेकल बैकग्राउंड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली है कि ओरेकल जो है ये सिंगल प्रोसेस नहीं है, काफ़ी पैरेलल प्रोसेस है जो रनिंग में रहती है साथ में। अच्छा, जितनी भी प्रोसेस जो है ये सारी की सारी हमेशा बैकग्राउंड में चलेगी। तो जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन कौन सी होती है वो प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जितनी भी प्रोसेस है वो हमेशा सारी एक साथ चलेगी। मतलब जितनी भी प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में भी है। पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि वो है सारी की सारी बैकग्राउंड में, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो हमेशा टुगेदर वर्क कर रही है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये प्रोसेस हमेशा रनिंग में कहाँ रहेगी? बैकग्राउंड में। किस चीज़ के बैकग्राउंड में? ओरेकल के बैकग्राउंड में। अच्छा, पहली जो प्रोसेस निकल के आती है आपकी वो है डेटाबेस राइटर। इसको DBWN के नाम से लिखा जाता है। डेटाबेस राइटर जो प्रोसेस है, इसके अंदर किया क्या जाता है कि आपका जो डेटा है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि बफर कैशे था, उसका काम क्या था? डेटा फाइल्स जो था उनको रिट्रीव करना। कंप्यूटर के अंदर से कोई भी यूजर अगर ओरेकल डेटाबेस की कोई सी भी फाइल एक्सेस करता है तो वो कहाँ पे जाती थी? पहले बफर कैशे के अंदर जाती थी। तो यहाँ पे डेटाबेस राइटर का काम क्या है कि ये डेटा को राइट करता है, कहाँ से? बफर कैशे से डेटा फाइल्स के अंदर। तो जो फाइल रिट्रीव करने पे बफर कैशे के अंदर आ रही थी, अब वो फाइल कहाँ पे राइट की जाती है? डेटा फाइल्स के अंदर। हिस्टोरिकली अगर इस चीज़ को देखा जाए तो पहले डेटाबेस राइटर जो था उसको DBWR लिखा जाता था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे जो डेटाबेस राइटर था वो सिर्फ एक था, सिंगल। लेकिन बाद में जब जरूरत पड़ी तो डेटाबेस राइटर एक से ज़्यादा की जरूरत पड़ी। तो अभी किया क्या गया कि जो नए वर्जन आए ओरेकल के, उनके अंदर क्या अलाउ किया गया कि डेटाबेस राइटर जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस वैल्यू को चेंज करके DBWR की जगह क्या कर दिया गया है? DBWN। यहाँ पे n जो है, इस n की वैल्यू वेरी कर सकती है 1 to 9। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डेटाबेस राइटर कौन है, DBWR है या DBWN है, तो दोनों ही चीज़ें सही होगी। अच्छा, सही होगी तो ये कैसे होगी? क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 9। मतलब अब कितने राइटर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 10 राइटर हो सकते हैं। सारे के सारे इंडिविजुअल काम कर सकते हैं और फिर उस वर्क को एक साथ एक सिंगल मॉड्यूल में वापस से ऐड करके एक सिंगल मॉड्यूल उसका बनाया जा सकता है। तो यहाँ तक की बात समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपकी LGWR। ये है लॉग राइटर। अच्छा, लॉग की बात हो चुकी है कि लॉग रिपोर्ट्स क्या होती है। लॉग राइटर का काम जो है ये सिमिलर है, करीब करीब मिलता जुलता है डेटाबेस राइटर से। अच्छा, ये करता क्या है? इट राइट्स द रेडो एंट्रीज। रेडो फाइल्स क्या थी ये भी पहले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। रेडो फाइल्स जो होती है उनको ये कहाँ से कहाँ तक, रेडो बफर से लेके रेडो लॉग फाइल्स के अंदर ही राइट करने का काम करता है। अच्छा, लॉग राइटर जो है इसको आपको मिक्स नहीं करना है डेटाबेस राइटर से। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या था? उसका काम था बफर फाइल्स को ले जाके डेटा फाइल्स में राइट करने का। लॉग राइटर का काम क्या है? रेडो एंट्रीज, रेडो लॉग बफर से ले जाके रेडो लॉग फाइल में एंट्री करने का। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है आपका CKPT, इसको कहा जाता है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट जो है ये एक प्रोसेस है टू गिव अ सिग्नल टू डेटाबेस राइटर टू राइट डेटा इन द बफर कैशे इनटू डेटा फाइल्स। मतलब क्या है कि चेक पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे नॉर्मली हम कोई गेम खेल रहे होते तो उसमें जो चेक पॉइंट होता है, किस चीज़ के लिए होता है वो चेक पॉइंट? कि हमको कोई चीज़ याद दिलाई जाए। तो यहाँ पे चेक पॉइंट का काम सेम बिल्कुल वैसा का वैसा ही है कि एक सिग्नल ये जनरेट कर देता है। किसके लिए? डेटाबेस राइटर के लिए। क्या सिग्नल वो जनरेट करता है? कि राइट करना है डेटा को बफर कैशे से, कहाँ पे? डेटा फाइल्स में।
तो यहाँ तक का पार्ट समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगर देखें, इट विल ऑल्सो अपडेट डेटा फाइल्स एंड कंट्रोल फाइल हेडर्स। अच्छा, इस चीज़ को समझना कि ये जो डेटा फाइल्स होती है इनके अंदर अलग अलग पार्ट है। मेन पार्ट जो है इनका वो है इनका हेडर। हेडर फाइल्स जो होंगी उनकी एंट्रीज को अपडेट करने का काम भी किसका है? चेक पॉइंट का। तो यहाँ तक की बात समझ रहे होंगे। अच्छा, जो हेडर फाइल्स है इनकी लॉग फाइल कब अपडेट होंगी? जब भी वहां पे कोई स्विचिंग अकर होती है। स्विचिंग किस चीज की? कि मान लीजिए कोई फाइल लॉग वाली फाइल जो राइट हुई बफर से, तो आपकी एक स्विचिंग कहलाएगी। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपकी SMON। SMON जो है ये है सिस्टम मॉनिटर। सिस्टम मॉनिटर जो प्रोसेस है यूज टू रिकवर द सिस्टम क्रैश। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम रनिंग में है, तो अगर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई से भी प्रॉब्लम के वजह से सिस्टम आपका डाउन हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए ये काम में ली जाती है। और इंस्टेंस फेलियर, या तो सिस्टम क्रैश हो या फिर इंस्टेंस फेलियर हो, बाय अप्लाइंग द एंट्रीज इनटू रीडू लॉग फाइल्स टू द डेटा फाइल्स। अच्छा, ये फाइल्स को कहाँ से कहाँ राइट करने का काम करेगा? रेडोलॉग फाइल से डेटा फाइल्स के अंदर। कौन सी वाली फाइल्स को? जिनकी वजह से या फिर जिन फाइल्स के चलते हुए कोई सिस्टम क्रैश हुआ या फिर कोई इंस्टेंस फेलियर हुआ, तो उन फाइल्स को ये कहाँ पे स्टोर करने का काम करेगा? रेडोलॉग फाइल से डेटा फाइल्स के अंदर। यहाँ तक का पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेस है वो है प्रोसेस मॉनिटर। अच्छा, प्रोसेस मॉनिटर जो है इसका काम अगर देखें, यूज टू क्लीन अप वर्क आफ्टर फेल्ड प्रोसेस। मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई प्रोसेस एक्स थी, ये रनिंग में थी, ये प्रोसेस आगे जाके किल हो गई या मान लीजिए काम करना इसने बंद कर दिया, तो इस प्रोसेस की वजह से जो प्रॉब्लम हुई होगी या फिर इसके जो ट्रेसेज होंगे, इसका जो बैकअप पड़ा होगा, इसको ये रोल बैक करता है। रोल बैक के अंदर क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन 20% तक कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आके कोई इस सिस्टम पे कोई सिस्टम फेलियर होता है इस पोजीशन पे आके, तो रोल बैक करेगा कि ये जो 20% वर्क हुआ है इसको वापस 0% पे ले आएगा। तो ये रोल बैक करता है। किस चीज़ को रोल बैक करता है? ट्रांजेक्शन्स को। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि डेटाबेस के अंदर जितने भी वर्क होंगे, जितनी भी एंट्रीज होंगी, ये सारे के सारे सिंगल ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। मतलब क्या कि जो रोल बैक होगा वो किस चीज़ का होगा? ट्रांजेक्शन्स का होगा। और कैसे रोल बैक करेगा या फिर किस चीज़ पे अप्लाई करेगा? रिलीज करके अदर रिसोर्सेज को। मतलब इस चीज़ को ऐसे समझिएगा कि एक फाइल थी या एक प्रोसेस जो थी वो रनिंग में थी, प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम हुई या सिस्टम क्रैश हुआ, तो रोल बैक जो यहाँ पे किया जाएगा वो रोल बैक किसका किया गया? इस प्रोसेस का किया गया। अच्छा, जब रोल बैक मिलेगा पूरा का पूरा, तो डेटा कौन सा होगा? वापस से जो डेटा होगा उस डेटा को किसी दूसरे रिसोर्स को असाइन कर दिया जाएगा। क्यों असाइन किया गया? क्योंकि वहां पे जो क्रैश अकर हुआ था वो किसी एक सिंगल प्रोसेस में हुआ था। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका ARCH। ARCH जो है ये हमने पहले डिस्कस किया है, आर्चिव मोड जो था। अच्छा, ARCH बैकग्राउंड प्रोसेस इज इन्वोक्ड व्हेन योर डेटाबेस रनिंग इन आर्चिव लॉग मोड। आर्चिव लॉग मोड के अंदर अगर आपका डेटाबेस रनिंग में होगा तब आपकी ARCH जो है ये वर्किंग करना स्टार्ट करेगी। अच्छा, आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा कि ये वाली जो प्रोसेस है ये ऑप्शनल है। मतलब कि ये आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा आपका ओरेकल का, उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि ये वाली प्रोसेस रनिंग में लेके आनी है या नहीं लेके आनी है। अगर वो रनिंग में लेके आता है तो क्या होगा कि यहाँ पे ये डेटाबेस को रनिंग में अगर लेके आए तो ये आर्चिव लॉग मोड आपका चलेगा। मतलब सिंपल जो बेसिक मोड होगा वो वाला बेसिक मोड ना चल के कौन सा वाला मोड पे भी आप वर्क कर रहे होंगे? आर्चिव लॉग मोड पे। नेक्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पे देखें, इफ यू आर आर्चिविंग रेडो फाइल्स, द रेडो लॉग आर टच्ड बाय सेवरल बैकग्राउंड प्रोसेस। इस चीज को ऐसे समझिएगा कि अगर आप रेडो लॉग फाइल्स को आर्चिव कर रहे हैं तो आपकी रेडो लॉग्स जो हैं वो रेडो लॉग बैकग्राउंड के अंदर काफी सारी प्रोसेस के साथ में एक साथ चल रही होंगी। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि एक सिंगल फाइल थी, आपने किया क्या? इसकी आर्चिविंग जब करना स्टार्ट की तो ये अकेली फाइल बैकग्राउंड में काफी सारी फाइल्स के साथ में वर्क कर रही होगी साथ में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, फर्स्ट द LGWR प्रोसेस कॉपीज the log buffer content to the online redolog file and then। अच्छा, इस चीज को पहले ये समझ लीजिएगा, लॉग राइटर जो है उसका काम क्या है? पहला कि ये कॉपी करता है लॉग बफर कंटेंट को। कहाँ पे? रेडोलॉग फाइल्स में। लॉग बफर कंटेंट को रेडोलॉग फाइल्स में। उसके बाद क्या करता है? ARCH जो है आपका आर्चिवर, वो क्या करेगा? प्रोसेस कॉपीज ऑनलाइन रेडो फाइल्स टू द आर्चिव रेडो फाइल सिस्टम के अंदर, यूनिक्स के अंदर। अच्छा, थोड़ी देर के लिए यूनिक्स वाला पार्ट अगर हम छोड़ दें तो इस चीज को ऐसे समझिएगा कि ARCH का काम क्या है कि ऑनलाइन रेडोलॉग फाइल्स जो है उनको आर्चिव रेडोलॉग फाइल में लेके आएगा। अच्छा, अब इसको ऐसे समझिएगा,
अभी तक जो काम किया जा रहा था वो किस मोड में किया जा रहा था, ऑनलाइन मोड में किया जा रहा था। आर्चीव्ड मोड जो है इसको हम ऑफलाइन मोड भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा मोड जहां पे हम ऑनलाइन, या फिर ये समझ लीजिए कि सारे प्रोसेसर्स को साथ में लेके हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हमने खाली एक पार्ट उठाया, आर्चीव मोड उठाया और उसमें हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो आर्चीव प्रोसेस करेगा क्या कि जो ऑनलाइन रेडोलॉग की फाइल जो होंगी, रेडोलॉग के अंदर जो फाइल्स होंगी अभी, उनको आर्चीव्ड मोड में लेके आएगा। अच्छा, ये कौन से फाइल सिस्टम पे लेके आता है ये स्पेसिफिकली बताया गया है यूनिक्स के लिए। तो अब इसको रिलेट कर लीजिए यूनिक्स से कि ये वाला जो बताया गया है पूरा का पूरा पार्ट, ये कौन से फाइल सिस्टम के लिए है, यूनिक्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम पार्ट देखें, द आर्च प्रोसेस कॉमनली ऑफलोड द मोस्ट रिसेंट ऑनलाइन रीडोलॉग व्हेनेवर अ लॉग स्विच ऑपरेशंस अकर इन ओरेकल। यही चीज हमने अभी डिस्कस की है कि होता क्या है कि जब भी स्विच ऑपरेशन होगा, लॉग स्विच, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था लॉग स्विच क्या होगा, कि कोई सी भी जब क्रैश अकर होता है या फिर कोई सी भी फाइल जो अपना लॉग चेंज करती है, रेडोलॉग से रेडोलॉग कौन सी में चला गया, आर्चिव्ड में चला गया ऑनलाइन से, तो जब ये स्विच अकर होगा तो उसी टाइम पे आपकी ऑफलोड चली जाएगी। मतलब कि क्या, कि जो पहले आपका वर्किंग पूरा ऑनलाइन बेसिस पे चल रहा था वो अब किसको असाइन कर दिया गया, वो अब आर्चिव्ड लॉग मोड को असाइन कर दिया गया। तो इस चीज को समझ लीजिएगा कि जब भी आर्चिव लॉग मोड की बात आएगी तो पहली चीज तो आपको याद क्या रखनी है कि वो ऑफलाइन मोड पे वर्क कर रहा होगा। दूसरी चीज आपको याद क्या रखना है कि ऑफलाइन मोड के साथ साथ उसने किया क्या कि ऑनलाइन रेडो फाइल को ऑफलाइन या फिर आर्चिव्ड रेडो फाइल में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, कन्वर्ट जो किया गया है ये किसके लिए किया गया, पर्टिकुलर एक फाइल सिस्टम के लिए जो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे अभी वर्क कर रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो वो वाला पार्ट था आपका जहां तक पूरे इंस्टेंस हमने यूज में लिए थे। नेक्स्ट जो है आपका ये है डेटाबेस। डेटाबेस जो है ये डिस्क रिसोर्सेज है। मतलब कि क्या, कि आपका डेटा जो फिजिकली स्टोर हो रहा होगा वो वाला पार्ट। तो डेटा नॉर्मल सी बात है कि कहीं कहीं ना कहीं से आपको रिसोर्स चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए। तो डेटाबेस रेफर्स टू डिस्क रिसोर्सेज एंड ब्रोकन इनटू टू मेन स्ट्रक्चर्स। इसके दो तरह के टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं जो जनरली ओरेकल के अंदर यूज में लिए जाते हैं। एक होता है आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर, एक होता है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर। एक एक करके देख लेते हैं। पहले लॉजिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, ओरेकल डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लॉजिकल यूनिट्स टू मैनेज स्टोर एंड रिट्रीव डेटा एफिशिएंटली। नॉर्मल सी बात है कि ओरेकल जो है ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ही यूज में लाया गया है। तो ओरेकल का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है ये क्या करता है कि आपकी जितनी भी यूनिट्स है उनको स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर लेगा। मतलब मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए, ताकि आप अपने वर्क को पहले से ज़्यादा इफिशियंसी से कर पाएं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, द लॉजिकल यूनिट्स आर टेबल स्पेस, सेगमेंट, एक्सटेंट एंड डेटा ब्लॉक। ये जो लॉजिकल फाइल्स में या लॉजिकल यूनिट्स में इसने इसको डिवाइड किया, वो लॉजिकल यूनिट कौन कौन सी है आपकी, टेबल स्पेस हो गई, सेगमेंट हो गया, एक्सटेंड हो गया एंड डेटा ब्लॉक हो गया। ये चार पार्ट होंगे जिन चार पार्ट में ये डिवाइडेशन का काम करेगी। अच्छा, इसको अगर डायग्राम के थ्रू हम समझें तो ये आपका डेटाबेस है। डेटाबेस जो है ये टेबल स्पेस में आपका कन्वर्ट किया गया। मतलब इसके अंदर लॉजिकल पार्ट जो बनाए गए, लॉजिकल यूनिट जो बनाई गई वो है टेबल स्पेस। एक टेबल स्पेस को अगर हम देखें तो एक टेबल स्पेस अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। अच्छा, ये जो सेगमेंट्स है ये भी फर्दर डिवाइडेड है। सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये एक्सटेंट के अंदर डिवाइडेड है। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि पहले जो डेटाबेस था उसको अच्छे से समझने के लिए हमने किया क्या, उसको टेबल स्पेस में डिवाइड कर लिया। ये कंडीशन है एक आपकी कि टेबल स्पेस जो है ये सिंगल नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। जो टेबल स्पेस था उसको वापस फर्दर डिवाइड किया सेगमेंट्स के अंदर। सेगमेंट्स जो थे इनको वापस फर्दर डिवाइड किया गया एक्सटेंड के अंदर। एक्सटेंड जो थे इनके अंदर आपके छोटे छोटे डेटा ब्लॉक होते हैं। मतलब आपका जो डेटा है वो इन डेटा ब्लॉक्स के अंदर स्टोर हो रहा होगा। एक्सटेंड जो है ये जो पार्ट है ये अलग अलग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मोस्टली हर सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारे एक्सटेंड रहते हैं। हर एक्सटेंड के अंदर डेटा ब्लॉक्स रहते हैं। उन डेटा ब्लॉक के अंदर आपका फिजिकल जो डेटा होगा वो स्टोर किया जाएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि लॉजिकल के अंदर कुछ लॉजिकल पार्ट अलग अलग बना दिए जाते हैं। लॉजिकल पार्ट जो बनाए गए उसके अंदर हुआ क्या है, पहले टेबल स्पेस बनाए गए हैं। टेबल स्पेस कभी भी एक नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि टेबल स्पेस जो है वो सिंगल होता है या एक से ज़्यादा होंगे। तो ये हमेशा एक से ज़्यादा होगा। एक टेबल स्पेस सिस्टम होगा, उसके बाद पार्ट होंगे, 1 हो सकता है, 2, 3, ये कितने भी हो सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा ये लॉजिकल है। इसके अंदर टेबल स्पेस अगर हम समझे तो टेबल स्पेस क्या होता है, टेबल स्पेस इज ए ग्रुपिंग ऑफ लॉजिकल डेटाबेस ऑब्जेक्ट।
जो आपके लॉजिकल डेटाबेस है उनका ग्रुपिंग है। टेबल स्पेस जैसा अभी हमने देखा था कि टेबल स्पेस के अंदर क्या था, सेगमेंट थे, सेगमेंट के अंदर क्या था, वापस से पार्ट डिवाइडेड थे। तो ये क्या है, ग्रुपिंग है लॉजिकल डेटाबेस की। अच्छा, कौन से वाले जो हम लोगों ने लॉजिकली बनाए। एक डेटाबेस मस्ट हैव वन और मोर टेबल स्पेस। यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये टेबल स्पेस जो है ये ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। मतलब अगर एक सिंगल टेबल स्पेस होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, डेटा को स्टोर करने की। क्यों? क्योंकि जो एक्सटेंड डिवाइड होंगे वो सेगमेंट्स के बनेंगे, और अगर एक ही टेबल स्पेस आपने यूज में लिया तो उसके सेगमेंट जो बनेंगे तो सारे सेगमेंट का लोड किस पे जाएगा, एक सिंगल टेबल स्पेस पे जाएगा सबका लोड। तो इस चीज को समझ लीजिएगा। टेबल स्पेस इज कंपोज बाय वन और मोर डेटा फाइल्स। जो जो आपका टेबल स्पेस है वो एक या एक से ज्यादा डेटा फाइल्स को यूज में लेके बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेबल स्पेस इन ओरेकल। 3 टाइप के टेबल स्पेस के अंदर हो सकते हैं। परमानेंट टेबल स्पेस हो सकता है जिसके अंदर डेटा को अगर एक बार राइट कर दिया गया है तो वापस उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। दूसरा है अंडू टेबल स्पेस। अंडू जो है इसके अंदर डेटा का रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम चाहे जितनी बार। नेक्स्ट है आपका टेम्परेरी टेबल स्पेस। इसके अंदर वो वाला डेटा रखा जाता है जो हमारे लिए अभी पर्टिकुलर मोमेंट पर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। या फिर ऐसे समझ सकते हैं जिसपे हम करंट अभी काम कर रहे होंगे और जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो वाला डेटा जो होगा वो आपका कौन से टेबल स्पेस में रहेगा, टेम्परेरी टेबल स्पेस में। नेक्स्ट पार्ट है आपका सेगमेंट। सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एक टेबल स्पेस जो है ये फर्दर ब्रोकन इनटू सेगमेंट, अभी जस्ट हमने देखा था। ए सेगमेंट इज यूज्ड टू स्टोर सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। सेगमेंट जो बनते हैं, एक चीज इसमें याद रखिएगा कि अगर 10 सेगमेंट बने हैं तो 10 सेगमेंट जो होंगे ये पर्टिकुलर एक सिंगल सिंगल पार्ट के लिए डिवाइडेड होंगे। अगर एक सेगमेंट में फाइल x है तो उसी टाइप की फाइल होंगी इस वाले सेगमेंट में, किसी दूसरे टाइप की फाइल इसके अंदर नहीं रखी जाएंगी। तो ये चीज याद रखिएगा, सेगमेंट इज यूज्ड टू स्टोर सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। That is, every table in the database will store into a specific segment named data segment। मतलब क्या कि टेबल के अंदर जो सेगमेंट्स बनेंगे, जो डेटाबेस में हमने डिवाइड करके सेगमेंट्स बनाए हैं, वो सेगमेंट्स क्या कहलाएंगे, आपके डेटा सेगमेंट। एंड एवरी इंडेक्स इन द डेटाबेस विल ऑल्सो स्टोर इन इट्स ऑन सेगमेंट। मतलब ये जो डेटा सेगमेंट बने हैं उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं उन सबका इंडेक्स जो होगा वो आपका किस नाम से जाना जाएगा, इंडेक्स सेगमेंट। तो इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट अगर हम इसका देखें, द अदर सेगमेंट टाइप्स आर टेम्परेरी सेगमेंट एंड रोलबैक सेगमेंट। टेम्परेरी और रोलबैक सेगमेंट की अगर हम बात करें तो रोलबैक सेगमेंट वो वाले सेगमेंट्स है जिसमें प्रोसेस को वापस से स्टार्ट किया जा सके या फिर जीरो पोजीशन पे लाया जा सके। टेम्परेरी वो वाले हैं जिसमें डेटा को हमको स्टोर करना है वो टेम्परेरी बेसिस पे करना है। तो इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि टेम्परेरी की बात हो रही है तो टेम्परेरी वो जिसमें डेटा को हमको बाद में यूज नहीं लेना है या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज में लेना है। रोल बैक वो वाले जिसमें हो सकता है कि डेटा को हमको जीरो पोजीशन पे लाने की जरूरत पड़े। A segment is a container of object such as table, view, packages, index। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेगमेंट के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होंगे। वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, टेबल हो सकती है, व्यूज हो सकते हैं, पैकेजेज हो सकते हैं और इंडेक्स हो सकती है। इंडेक्स जो है ये चीज याद रखिएगा कि अगर सेगमेंट की इंडेक्स है तो वो कौन सी कहलाएगी, इंडेक्स सेगमेंट। और अगर सेगमेंट के अंदर कोई डेटा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका डेटा सेगमेंट। ए सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंड। ये चीज अभी अब हमने जस्ट देखी थी कि एक्सटेंड जो थे वो किसका पार्ट थे, सेगमेंट का। और जो एक्सटेंड थे वो एक सेगमेंट के एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि एक सिंगल सेगमेंट का एक सिंगल एक्सटेंड होगा या फिर एक से ज्यादा होंगे। ये पॉसिबिलिटीज है आपकी कि आप जितने बनाना चाहें उतने हो सकते हैं। और एक्सटेंड के अंदर क्या था, आपका डेटा ब्लॉक्स थे। सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ओरेकल 10G जो है इसके अंदर टोटल 11 सेगमेंट होते हैं। अच्छा, ये जो है ये नाम एक बार देख लीजिएगा सारे के सारे, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको ऑप्शंस दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि 10G के अंदर इनमें से कौन सा सेगमेंट नहीं होता। तो ये डायरेक्टली आपको नाम से देखना है। एक टेबल होगा, टेबल पार्टीशन होगा, इंडेक्स पार्टीशन होगा, क्लस्टर होगा, रोलबैक होगा। ये ऑपरेशंस की कैटेगरी में भी आते हैं। डेफर्ड रोलबैक होगा, टेम्परेरी होगा, कैश होगा, ये होगा करंट वाला, लॉब सेगमेंट होगा और लॉब इंडेक्स होगा। अच्छा, ये सारे के सारे जो हैं ये सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। एक बार नाम सिर्फ देख लीजिएगा ताकि इन पे कोई क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंड। एक्सटेंड जो है ये लास्ट पार्ट है आपका लॉजिकल का, जो सबसे छोटा पार्ट बन रहा था। एक्सटेंड की अगर हम बात करें, सेगमेंट इज फर्दर ब्रोकन इनटू एक्सटेंड। एन एक्सटेंड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डेटा ब्लॉक। डेटा ब्लॉक जो थे वो पार्ट किसके थे, आपके एक्सटेंड के। तो मतलब लॉजिकल का जो सबसे छोटा पार्ट था वो एक्सटेंड था। एक्सटेंड जो था उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ था डेटा ब्लॉक में। डेटा ब्लॉक को हम सिंगल पार्ट लॉजिकल का नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि एक्सटेंड जो है वो एक यूनिट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं।
व्हेन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज एनलार्ज्ड एन एक्सटेंड विल बी अलोकेटेड। इस चीज को समझ लीजिएगा कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, टेबल हो सकती है, व्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब उसका एनलार्जमेंट होगा तब एक एक्सटेंड को एक को अलोकेट किया जाता है। जैसे जैसे उसका एनलार्जमेंट होता जाएगा कि हो सकता है वहां पे एक्सटेंड की वैल्यूज बढ़ती चली जाए। एन एक्सटेंड कैन नॉट बी नेम्ड। एक्सटेंड जो होगा उसका नाम हम नहीं रख सकते। सेगमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं कि इसमें किस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन एक्सटेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका नेम नहीं रखा जा सकता। स्पेस फॉर ए डेटा ऑन ए हार्ड डिस्क इज अलोकेटेड इन द एक्सटेंड। ये चीज याद रखिएगा कि जो हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा है, जो स्पेस है, वो अलोकेट किया हुआ होता है एक्सटेंड्स को। डेटा ब्लॉक की अगर हम बात करें तो डेटा ब्लॉक पार्ट किसके हैं, आपके एक्सटेंड के पार्ट है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी, एक्सटेंड थी। एक्सटेंड के अंदर जो पार्ट है वो है डेटा ब्लॉक। तो डेटा ब्लॉक जो है ये है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब फिजिकली जो डेटा होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, आपका डेटा ब्लॉक के अंदर होगा। अच्छा देखो, इस चीज को लेके कई बार क्या कंफ्यूजन होता है कि एक्सटेंड की अगर हम बात करें तो इसको स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है, डेटा ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इसको भी स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों अलग अलग कंडीशंस पे रेफर करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉजिकल के अंदर सबसे छोटा पार्ट कौन सा होगा, अगर उसमें एक्सटेंड दिया हुआ है, डेटा ब्लॉक वहां पे नहीं दिया हुआ है तो आपको एक्सटेंड के साथ जाना है। अगर मान लीजिए वहां डेटा ब्लॉक भी दिया हुआ है तो आपका पहला चॉइस क्या होगा, डेटा ब्लॉक। अगर वहां पे ऑप्शंस आपको मिलते हैं ए एंड बी बोथ, तो दोनों के दोनों स्मॉलेस्ट पार्ट की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ये डिपेंड क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ डेटाबेस ऐसे होंगे जिसमें डेटा ब्लॉक क्रिएट नहीं होते। क्यों, क्योंकि एक्सटेंड जो होगा वो खुद ही डेटा फाइल्स को इंक्लूड कर लेता है खुद के अंदर। डेटा ब्लॉक की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट स्टोरेज है ओरेकल डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट इसका है वो है द डेटा ब्लॉक साइज इन ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स विद इन द टेबल स्पेस एंड इट हैज द सेम नंबर ऑफ बाइट्स। इस चीज को देख लीजिएगा कि डेटा ब्लॉक जो है इसकी स्पेसिफिक साइज जो होगी वो बाइट्स में रहेगी टेबल स्पेस के अंदर, और सेम नंबर ऑफ बाइट्स में रहेगी। मतलब जितने भी डेटा ब्लॉक्स बनते हैं वो सारे के सारे सिमिलर साइज के रहेंगे। जितने भी डेटा ब्लॉक होंगे किसके अंदर, एक सिंगल टेबल स्पेस के अंदर। टेबल स्पेस के अंदर क्या थे आपके सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर क्या थे आपके एक्सटेंड। तो जितनी भी डेटा ब्लॉक होंगे सबकी साइज सिमिलर नंबर में रहेगी हमेशा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है आपका वो है फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फिजिकल स्ट्रक्चर आर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओरेकल डेटाबेस दैट आर नॉट डायरेक्टली मैनिपुलेटेड बाय यूजर्स। मतलब क्या कि ये वाले जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर हैं, इसको अगर यूजर चाहे डायरेक्टली मैनिपुलेट करना है तो नहीं कर सकता। जैसा हम लोग पहले कर पा रहे थे कि मैनिपुलेट करने की अगर जरूरत पड़ रही थी तो हमारे पास में डायरेक्ट वैल्यूज को एडिट करने का ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे यूजर उसको एडिट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, द फिजिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डेटा फाइल्स, रीडोलॉग फाइल्स एंड कंट्रोल फाइल्स। इसमें तीन तरह की फाइल रहेगी, डेटा फाइल रहेगी आपकी, रेडोलॉग फाइल रहेगी, कंट्रोल फाइल्स रहेंगी। अच्छा, ये होती क्या है इनको देख लेते हैं एक बार। डेटा फाइल की अगर हम बात करें, ए डेटा फाइल इज ए फाइल दैट कॉरस्पॉन्ड्स विद ए टेबल स्पेस। टेबल स्पेस जो होगा जिससे रिलेटेड जो फाइल होगी आपकी वो है डेटा फाइल। ये चीज याद रखिएगा कि जो टेबल स्पेस था वो कौन से वाले पार्ट में था आपका, लॉजिकल पार्ट में। लेकिन ये बात अब किसकी हो रही है, फिजिकल की। मतलब जो टेबल स्पेस से रिलेट करता है आपका वो कौन सी फाइल कहलाएगा, डेटा फाइल। वन डेटा फाइल कैन बी यूज्ड इन वन टेबल स्पेस। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि डेटा फाइल जो है, वन डेटा फाइल कैन बी यूज्ड बाय वन टेबल स्पेस। एक टेबल आपकी जो एक टेबल स्पेस होगा वो एक डेटा फाइल को यूज में ले सकता है, बट वन टेबल स्पेस कैन बी यूज्ड मोर देन वन डेटा फाइल्स। आपका जो वन टेबल स्पेस होगा वो एक से ज्यादा डेटा फाइल को यूज में ले सकता है, लेकिन एक डेटा फाइल जो होगी वो एक ही टेबल स्पेस के थ्रू यूज में ली जा सकती है। ये दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, एन ओरेकल डेटाबेस इंक्लूड ऑफ ए नंबर ऑफ फिजिकल फाइल्स कॉल्ड डेटा फाइल्स। फिजिकल फाइल जो होगी वो कहलाएगी डेटा फाइल। वहां पे क्या था हमारे पास, लॉजिकल में हमारे पास क्या था, टेबल स्पेस था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेटा फाइल्स है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है रेडोलॉग फाइल्स। रेडोलॉग फाइल्स की अगर हम बात करें, रेडोलॉग इज ए फाइल दैट इज अ पार्ट ऑफ ओरेकल डेटाबेस। ओरेकल डेटाबेस का जो पार्ट होगा वो है आपका रेडोलॉग फाइल। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कमिटेड, द ट्रांजैक्शंस डिटेल इन रेडोलॉग बफर इज रिटन इन टू रेडोलॉग फाइल। ये चीज ध्यान रखिएगा कि रेडोलॉग फाइल के अंदर वो वाली डिटेल आती है जब कोई ट्रांजैक्शन कमिट होता है, तो ट्रांजैक्शन के कमिटमेंट की या फिर ट्रांजैक्शन के जो कंप्लीशन की वो वाली डिटेल रेडो बफर से कहाँ पे आती है आपकी, रेडोलॉग फाइल में। तो रेडोलॉग फाइल्स कौन सी होंगी, वो वाली फाइल्स जो आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स रखती है। दीज फाइल्स कंटेन इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन रिकवरी इन द टाइम इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर।
अच्छा, इस चीज़ को याद रखिएगा कि रीडो लॉग फाइल्स जो है, जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम वर्किंग में है, वर्किंग में चलते टाइम पे ये करता क्या रहता है, बार बार रीडो बफर से फाइल्स को कहाँ पे लाता रहता है, रीडो लॉग फाइल में। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम फेलियर अकर होता है, तो आपके सिस्टम फेलियर पॉइंट पे जहां से इसने रीडो बफर फाइल्स को उठाया था और रीडो लॉग फाइल में इसने स्टोर किया था, तो आपको ये सिस्टम फेलियर का पॉइंट बता देगा। उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, जब आप सिस्टम की रिकवरी करना चाहेंगे, कंटेंट जो थे आपके उनके इन्फॉर्मेशन की उनकी रिकवरी करना चाहेंगे, तो ये करेगा कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करी इसने, क्योंकि जो बफर फाइल थी इनको ये कहाँ पे लाता जा रहा था बार बार, रीडो लॉग फाइल में। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो रीडो लॉग बफर की जो फाइल थी, लॉग राइटर जो होता है आपका, रीडो लॉग बफर की फाइल पहले लॉग राइटर में आती है। लॉग राइटर जो है, लॉग राइटर आपकी फाइल्स को कहाँ लेके जाता है, रीडो लॉग ग्रुप में। अच्छा, रीडो लॉग ग्रुप जो है ये दो पार्ट में कंसिस्ट करता है। पार्ट 1 आपका मेंबर ए है, पार्ट 2 आपका मेंबर बी है। तो इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स, 2 मेंबर रहेंगे। द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, ईच रीडो लॉग ग्रुप इज स्टोर्ड इन डिक्शनरी डायरेक्टरी D1। D1 जो है उसके अंदर पहला मेंबर रहेगा। यहाँ पे आपको 3 ग्रुप दिख रहे हैं, तीनों ग्रुप का पहला मेंबर रिलेट करेगा डायरेक्टरी 1 से, एंड द सेकंड मेंबर इज स्टोर्ड इन डायरेक्टरी 2। तो ये चीज देख लीजिएगा, ये डायरेक्टरी D1 बोल सकते हैं, ये डायरेक्टरी D2 बोल सकते हैं। इसकी वर्किंग एक बार समझ लीजिए। रीडो लॉग बफर के अंदर जो फाइल होगी, लॉग राइटर करेगा क्या, उस फाइल को रीड करेगा, रीड करने के बाद में उसको रीडो लॉग में राइट करता चला जाएगा। इसमें राइट किया, मान लीजिए ये जब पूरा फिल हो गया तो इसने दूसरे में राइट कर दिया, जब ये फिल हुआ होगा तीसरे में राइट कर दिया। ये है पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या, इसने फाइल को दिया पहले रीडो ग्रुप पे, रेडो ग्रुप जब पहला 1 फुल हुआ होगा तो इसने किया क्या, उस फाइल को रेडो ग्रुप 2 पे सेंड कर दिया। जब 2 की एंट्रीज फुल हो चुकी होगी, मेंबर 1 एंड मेंबर बी की, तो इसने इन फाइल्स को नेक्स्ट वाले ग्रुप पे सेंड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर ग्रुप 3 भी फुल हो जाता है या ग्रुप 3 की एंट्रीज फुल हो जाती है, तो नेक्स्ट वाले पे ये इंडिकेट कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे रेडो लॉग फाइल्स जो है वो काफ़ी सारी हो सकती है। बस याद में रखने वाली क्या चीज़ है कि जो मेंबर्स होते हैं वो सिंगल डायरेक्टरी से हमेशा कम्युनिकेट करेंगे या सिंगल डायरेक्टरी से रिलेट होंगे। यहाँ पे मेंबर ए जो है वो डायरेक्टरी 1 से रिलेटेड है, मेंबर बी जो है वो डायरेक्टरी 2 से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो था आपका वहाँ पे कंट्रोल फाइल था, पहली डेटा फाइल थी, दूसरी कंट्रोल फाइल थी। कंट्रोल फाइल की अगर हम बात करें, कंट्रोल फाइल्स आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर है आपके डेटाबेस का, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी, आपकी कंट्रोल फाइल्स के अंदर। द कंट्रोल फाइल इज एब्सोल्युटली क्रूशियल टू डेटाबेस ऑपरेशन। डेटाबेस के जो ऑपरेशंस होंगे वहाँ की सारी डिटेल कहाँ पे होगी, आपके कंट्रोल फाइल्स के अंदर। इट कंटेन्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी कंट्रोल फाइल्स अपने पास रखेगी वो एक बार देख लेते हैं। डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो ये अपने अंदर होल्ड करेगी। आर्चिव लॉग हिस्ट्री जो होगी, आर्चिव लॉग मोड में अगर आप चल रहे होंगे तो वहाँ की जो लॉग हिस्ट्री होगी ये अपने अंदर इनबिल्ट करके रखेगी। टेबल स्पेस वाली जो पार्ट होंगे, डेटा फाइल्स वाले जो रिकॉर्ड होंगे ये इसके अंदर रहेंगे। रेडो थ्रेड्स, मतलब रेडो बफर वाला पार्ट और रेडो लॉग फाइल वाला पार्ट ये इसके अंदर रहेंगे। डेटाबेस क्रिएशन डेटा, डेटाबेस का जो क्रिएशन डेटा होगा, मतलब डेटाबेस अगर रनिंग में है आपका तो डेटाबेस से क्रिएट किया जा रहा होगा जो डेटा पूरा का पूरा, उसकी फाइल इसके अंदर रहेगी। डेटाबेस के नेम इसके अंदर रहेंगे। करंट आर्चिव इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहेगी। लॉग रिकॉर्ड्स इसके अंदर रहेंगे। लॉग रिकॉर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, बफर लॉग रिकॉर्ड हो सकता है, रेडो लॉग रिकॉर्ड हो सकता है। डेटाबेस की आईडी रहेगी विच इज यूनिक टू ईच डेटाबेस। अच्छा, एक से ज़्यादा डेटाबेस हो सकते हैं, तो मेनली जो आपकी कंट्रोल फाइल है उसका काम क्या है, डेटाबेस को हैंडल करना, इन डेटाबेस को आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना, इनकी सबकी आईडी अपने पास होल्ड करके रखना। तो ये वाली है आपकी कंट्रोल फाइल्स। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ये पूरा का पूरा डिस्कशन था आपका डेटाबेस के बारे में। इंस्टेंस वाला जो पार्ट था पहले कवर हो चुका है, नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा। थैंक यू।